डेट है आज 15 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मेंस में इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम में हमें दो बातें जाननी है, किसने लॉन्च की है, कौन इसमें कोलैबोरेट कर रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट क्या है। जो मंत्रालय है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस मंत्रालय ने लॉन्च किया है स्कीम को। कल लॉन्च किया था 14 अप्रैल 2023 को। इंडिया हैबिटेट सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ से लॉन्च किया। देखो, इससे पहले एक नेशनल वन हेल्थ मिशन चला रखा है हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करने के लिए अपने इंडिया में। इसी मिशन के अंडर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट। यानी कि एनिमल की हेल्थ को, पशुओं के स्वास्थ्य को या उनके स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेटर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसमें देखो, एक तो ये मंत्रालय है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्रीज। इस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और ये डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें सहायता देंगे। इसका टारगेट ये है कि जो एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसको इस वन हेल्थ अप्रोच के अंदर एक बेटर इको सिस्टम क्रिएट करना, जिससे कि एनिमल हेल्थ के लिए और फैसिलिटी हो सके और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। शुरुआत में ये 5 स्टेट में, 5 राज्यों में लागू की जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है एनिमल हेल्थ और डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए। जो भी देखो पशुओं को बीमारी है उनके लिए वहाँ पे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हों और उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध हों, दवाइयाँ उपलब्ध हों, ये इसमें देखा जाएगा। कितने साल के लिए चलाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट? ये 5 साल के लिए चलाया जा रहा है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसमें सारा का सारा जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी मिनिस्ट्री है हमने ऊपर डिस्कस किया। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट भी आपको याद रखना है। 1228 करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में देखो, ह्यूमन हेल्थ, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे वन हेल्थ आर्किटेक्चर बनाया जाएगा कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ, ताकि जो एनिमल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू। देखो, भीमराव अंबेडकर जी की एक सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है हमारे इंडिया में। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाई है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तो इसमें हम देखो स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में, क्योंकि अंबेडकर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आप जाओ हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देखो डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा। वो कम से कम 30 मिनट का होगा। इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतना हमने उस लेक्चर में कवर किया हुआ है सारा। ये एथिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 4, और ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1, और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने अभी 125 फुट का ये लंबा स्टैचू भीमराव अंबेडकर का हैदराबाद में हुसैन सागर, ये नदी है, वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है। 132वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 14 अप्रैल 2023 को इनकी। इसके उपलक्ष्य में ये सबसे ऊंचा, पूरे देश में सबसे ऊंचा स्टैचू इनॉग्रेट किया है। देखो, ये स्टैचू है जो टोटल अगर हम लगाएं इसे, जो ये बेस बना हुआ है, बेस है ये 50 फीट का, और जो ये मूर्ति है स्टैचू ये है 125 फीट की। तो टोटल देखो ये है 175 फीट का स्टैचू। लेकिन अगर सिर्फ मूर्ति की बात करें तो वो सिर्फ 125 फीट की है, टोटल 175 फीट का। कहाँ पे बना हुआ है? हैदराबाद में हुसैन सागर के किनारे पे बना हुआ है। और हमारे इंडिया में अब तक का सबसे ऊंचा स्टैचू है भीमराव अंबेडकर का। देखो, इससे बड़े स्टैचू भी हैं लेकिन किसी और के, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा स्टैचू यही है जो अभी इनॉग्रेट किया है।
175 फुट का, जिसमें 50 फीट का सर्कुलर बेस है, जिसमें पार्लियामेंट भी जो है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो हमने देखा ये पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे देखो लाइब्रेरी भी बनी हुई है, इसके अंदर लाइब्रेरी बनाई है। और यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया है, संग्रहालय, और एक गैलरी बनाई है, ये चारों ओर इसके आर्ट गैलरी, और पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर दिया है। तो ये जो है पूरा यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक 175 फीट का है और मूर्ति 125 फीट की। इस स्टैचू का वेट कितना है? 474 टन इसका वेट है। मटेरियल क्या यूज किया गया है इसमें? 360 टन का इसमें स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है और 114 टन का इसमें ब्रॉन्ज तांबा यूज किया गया है। किसने डिजाइन किया है इसको? देखो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी, जो गुजरात में लगाई गई थी नर्मदा के किनारे पे, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, एकता की प्रतिमा। ये हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 597 फीट का है। ये जिसने बनाई थी उन्होंने ही देखो ये स्टैचू को बनाया है, अंबेडकर स्टैचू को। और किसने बनाया है? ये हैं भाई साहब स्कल्पचर राम वंजी सुत्तर और इनके बेटे हैं अनिल राम सुत्तर, इन्होंने बनाई है। इनकी एक कंपनी बनी हुई है राम सुत्तर आर्ट क्रिएशन, नोएडा उत्तर प्रदेश में। इन्होंने डिज़ाइन किया है, ये मोनूमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टालेस्ट स्टैचू यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही बनाया था। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, पूरा डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप वो लेक्चर देखो। ये एक इंडियन जूरिस्ट थे, यानी कि एक वकील थे, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे, पॉलिटिशियन राजनेता और सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक या समाज सुधारक थे ये। भीमराव अंबेडकर जी को पॉपुलरली बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब का मतलब है रेस्पेक्टेड फादर, मराठी और हिंदी भाषा में रेस्पेक्टेड फादर। अंबेडकर जी का जन्म देखो एक पुअर फैमिली में होता है, मेहर कास्ट में होता है। मेहर कास्ट महाराष्ट्र में एक दलित कास्ट है, वंचित तबके के लोग हैं ये, और इन्हें अनटचेबल समझा जाता था, अछूत समझा जाता था इन्हें, इनकी कास्ट को और इन्हें। और सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले इन्हें अपनी लाइफ टाइम में, इनके साथ भेदभाव हुआ। इन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट और अनटचेबल के अगेंस्ट, जो इनके साथ भेदभाव होता था समाज में, इनके साथ ही नहीं बल्कि वंचित तबके के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता था या जिन्हें अछूत समझा जाता था, इनके इस अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाए, अभियान चलाए। 1930 में इन्होंने कलाराम टेम्पल मूवमेंट लॉन्च किया। ये कलाराम टेम्पल मूवमेंट इसलिए था, देखो यहाँ पे इस टेम्पल में, मंदिर में, जो कलाराम टेम्पल है, दलित समाज के लोगों को मंदिर में घुसने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। तो ये कलाराम टेम्पल मूवमेंट चलाया इन्होंने 1930 में। ये आपको याद रखना है, ऐसा पूछा जा सकता है ये टेम्पल किसने लॉन्च किया। और देखो 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में। देखो ये था क्या, मैकडॉनल्ड अवार्ड आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैकडॉनल्ड अवार्ड 1932 में लाए थे, जिसमें इलेक्टोरल सीट थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, यानी कि जो वंचित तबके के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनके लिए इलेक्टोरल सीट का कंसेप्ट लेके आए। जैसे देखो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा होगा आपने, उसमें मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरल सीट लेके आए। ये क्या है? इलेक्ट्रोलेट या इलेक्टोरेट बोल सकते हो आप, इलेक्टोरल सीट बोल सकते हो। ये था कि जैसे किसी कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम है तो मुस्लिम ही खड़ा होगा, उसमें कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और मुस्लिम ही उसके लिए वोट करेंगे और किसी कम्युनिटी के वोट नहीं कर सकते। ये था इलेक्टोरल सीट मुस्लिम्स के लिए। इसी तरह से कंसेप्ट लेके आना चाहते थे मैकडॉनल्ड अवार्ड के साथ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्रेस्ड क्लास के लिए, कि पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से केवल और केवल वंचित तबके के यानी कि दलित समाज के लोग ही खड़े हो सकते हैं कैंडिडेट, और वो ही वोट कर सकते हैं, दूसरा कोई वोट भी नहीं कर सकता उन कैंडिडेट के लिए। लेकिन गांधी जी नाराज़ थे ऐसा सिस्टम के लिए, उन्हें लगता था ऐसा समाज में बंटवारा हो जाएगा और हिंदू धर्म का बंटवारा और अधिक हो जाएगा, तो ये नाराज़ थे, नहीं माने। तो फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे बोला गया पूना पैक्ट। इसमें यह था कि इलेक्टोरल सीट की जो डिमांड थी वो हटा दी गई और अंबेडकर जी ने फिर रिजर्वेशन की डिमांड की कि फिर आप कोटा दो, रिजर्वेशन दो डिप्रेस्ड क्लास के लिए,
तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए 1932 का जो पूना पैक्ट था इसमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया और जो फिर हमारे संविधान में भी अडॉप्ट किया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट समझे जाते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे मेन कमेटी थी भारतीय संविधान को बनाने की, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, इस कमेटी के चेयरमैन थे, ये अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये हमारे आज़ाद भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। 14 अक्टूबर 1956 को, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने हिंदू से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। बहुत लोगों ने इनके साथ कन्वर्ट किया। 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों ने कन्वर्ट हो गए हिंदू धर्म से बुद्धिज़्म में, क्योंकि देखो हिंदू धर्म में दलित समाज के जो प्रति भेदभाव होता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, अनटचेबिलिटी इनके साथ जो परफॉर्म होती थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि हिंदू धर्म को छोड़ दो और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो इन्होंने लाखों लोगों के साथ बुद्धिज़्म धर्म अपना लिया 14 अक्टूबर 1956 को। 1990 में देखो इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को ही, 6 दिसंबर 1956 को। देखो इन्हें डायबिटीज़ थी 1948 से ही, डायबिटीज़ के रोगी थे, मधुमेह बोलते हैं हिंदी में डायबिटीज़ को। और 1956 में ये एक रात सोए और सोते सोते इनकी डेथ हो गई, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट थे, डायबिटीज़ की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई। इनके सम्मान में जब 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान बन के तैयार हो गया था, उस डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं हम। इन्होंने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप बनाए ये आपको याद होने चाहिए। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन्होंने बनाया, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने बनाई, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत अच्छी भी हैं। ये मेजर लिटरेरी वर्क हैं, जो यानी लिटरेरी वर्क का मतलब पुस्तकें हैं इनकी। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एलिनेशन का मतलब होता है विनाश करना, नष्ट करना, यानी कि जाति का नष्ट करना। ये बहुत ही फेमस बुक है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को भी पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। रांडे, गांधी एंड जिन्ना, ये दूसरी पुस्तक है। देखो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती हैं कि ये पुस्तकें किसकी हैं। कई बार पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, प्रीलिम्स में भी, और छोटे मोटे जो पीसीएस के एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बुक है इनकी कास्ट इज इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर वीजा, ये भी बहुत अच्छी बुक है, वेटिंग फॉर वीजा। वैसे तो सारी अच्छी बुकें हैं, आप कोई ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये तो आपको पढ़नी चाहिए, और ये कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, और वेटिंग फॉर वीजा ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है बेगर्स कॉरपोरेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स से ज़्यादा ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एसए के टॉपिक में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर एथिक्स में अगर कंपैशन या एम्पैथी से कोई क्वेश्चन आता है, सहानुभूति से कोई क्वेश्चन आता है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये एक बेगर्स कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन आप जानते हो कंपनी की तरह ही होती है कॉरपोरेशन, लेकिन कंपनी में कुछ जिसकी कंपनी होती है उसको प्रॉफिट होता है मेनली, कॉरपोरेशन में जो उसके मेंबर होते हैं सब में प्रॉफिट बढ़ता है। ये फ़र्क होता है कंपनी और कॉरपोरेशन में। तो बेगर्स कॉरपोरेशन है, वाराणसी में है। वाराणसी आपको पता है उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी बेस्ड एक स्टार्टअप है, ये कॉरपोरेशन है। इसको अभी देखो बेस्ट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है। एक कंटेस्ट हो रहा था इनोप्रेन्योर्स ग्लोबल स्टार्टअप कंटेस्ट, इस कंटेस्ट में इनको बेस्ट सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है बेगर कॉरपोरेशन को। ये देखो ओनली फॉर प्रॉफिट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो गरीब लोगों के लिए काम करती है। किस तरह से, जो गरीब है ना, बेगर्स हैं, भिखारी हैं, उनको ये क्रिएटर बनाती है, ऑनर्स बनाती है वेल्थ का, यानी कि उन्हें उद्योगपति बनाती है एक तरह से, उनको बिजनेस करना सिखाती है और उन्हें अमीर बनाती है। ये काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉरपोरेशन है जो, इसका टारगेट यही है जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने, और उन्हें एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि उनको कुछ शिक्षा दी जाए, स्किल्स दी जाए, कैसे बिजनेस किया जाता है, किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है,
किस तरह से बिजनेस खोला जाता है, ये सारी उन्हें स्किल्स दी जाती है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाता है, उद्योगपति बनाया जाता है। और इसमें पैसा कहाँ से आता है इस बेगर कॉरपोरेशन के पास? डोनेशन से। बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, दान करते हैं और उस डोनेशन को ये सोशल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, समाज के लिए इन्वेस्टमेंट निवेश कर देते हैं। तो ये किस तरह से काम करती है? डोनेशन आता है इसके पास लगभग 34,242 करोड़ का डोनेशन इंडियंस लोगों ने डोनेट किया है, लगभग एनुअली, हर साल डोनेट करते हैं इस बेगर कॉरपोरेशन को। और ये अब तक ये 4,13,670 बेगर्स इंडिया के, इनको फ़ायदा पहुंचा चुकी है, इनको एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है, बहुत सारे लोगों से स्टार्टअप खुलवा चुकी है ये बेगर्स कॉरपोरेशन। तो एम्पैथी कंपैशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बेगर्स कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड 2023 फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। ये देखो अभी ऑर्गेनाइज किया गया फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसने ऑर्गेनाइज किया इस फेस्टिवल को? ये आयोजित किया गया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। तो हमें इसमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में जानना है और फाइन के बारे में। जो ये फेस्टिवल किया गया, जैसे इसके नाम में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार बढ़े, इनोवेशन बढ़े, रिसर्च डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, यानी कि नई नई कंपनियां खुलें, इसके लिए ये फेस्टिवल कराया गया। आयोजित कराया किसने? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। और ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है? ये देखो एक फाउंडेशन है, कंपनी है, लगा लो, 2000 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में, गुजरात में। ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंडर ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया की नेशनल इनिशिएटिव है जो ग्रास रूट लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट करती है और ट्रेडिशनल नॉलेज को समझती है और उसको आगे किस तरह से इनोवेशन में यूज किया जाए इस तरह से प्रमोट करती है, ताकि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, रिसर्च डेवलपमेंट हो। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो चाइना इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस सेफ में, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये देखो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोजेक्ट है। किस लिए चलाया गया था? ये इसलिए चलाया गया था कि एशिया में जो वेट मार्केट है उनकी सर्वे की जाए, जहाँ पे हाई रिस्क है उनकी सर्वे की जाए। और वेट मार्केट कैसी होती हैं? देखो वेट मार्केट उन्हें बोलते हैं जहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस बेचा जाता हो या फिर मीट बेची जाती हो। मीट मतलब मांस, जहाँ पे मुर्गे या बकरे या किसी का मांस बेचा जाता है, इस मार्केट को बोलते हैं वेट मार्केट। तो इनकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारी बीमारी फैलती हैं, एनिमल से ह्यूमन में आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता कोरोना वायरस ऐसा माना जाता है जो वुहान सिटी से आया, चाइना की वुहान सिटी से ये जनरेट हुआ। तो वहाँ पे बहुत बड़ी वेट मार्केट है, ये मीट मार्केट है वहाँ पे। तो ये कारण हो सकता है। इसको इसकी सर्वे करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, मना कर दिया चाइना ने। और वियतनाम और लाओस है, उसने भी अभी इस सर्वे को अप्रूवल नहीं किया है, वियतनाम और लाओस ने। तो क्या है ये सेफ प्रोजेक्ट, किस लिए चलाया गया था, ये तो अब तक आप जान चुके हो। आगे डिस्कस करते हैं। और प्रोजेक्ट क्या है, इसका टारगेट ये है फ्यूचर में जो पेंडेमिक आती हैं, जोनेटिक डिसीज है, इनको प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। जो एनिमल से ह्यूमन में डिसीज फैलती है, ट्रांसमिशन होता है, इनको रोका जाए। 2021 में लॉन्च किया था ये सेफ प्रोजेक्ट और 2024 तक चलेगा। इसमें देखो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रैफिकिंग होती है, अवैध तरीके से जो जंगली जानवरों को खरीदा बेचा जाता है एक दूसरी कंट्री में, उनको रोका जाए, उन पर मॉनिटर किया जाए, ये काम करता है ये। यूरोपियन यूनियन इसमें फंड दे रहा है इस प्रोजेक्ट में, सेफ प्रोजेक्ट के लिए यूरोपियन यूनियन इसमें मनी प्रोवाइड कर रहा है। 4 एशियन कंट्री है जहाँ से ये सर्वे इनिशिएट की जानी थी, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस। चाइना ने मना कर दिया है, वियतनाम, लाओस ने अभी सर्वे को अप्रूवल नहीं दिए, तो बचा एक ही देश बस। तो ऐसा माना जाता है, देखो कोरोना वायरस था जो कोविड-19 डिसीज आई थी, जिसकी वजह से वो चाइना की सिटी है जो वुहान, वहाँ की वेट मार्केट से निकला था दिसंबर 2019 में, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है। 2019 में ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था, इसलिए कोविड-19 कहा जाता है इसे।
और चाइना ने देखो वहाँ पे वेट मार्केट में फिर फूड है जो एनिमल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जो फूड है उसको बैन लगा दिया था सेल और कंजम्पशन पे। लेकिन अभी चाइना ने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो आज के यही टॉपिक थे, कुछ एक दो टॉपिक और हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे गोंड पेंटिंग है। देखो गोंड एक प्रजाति है, समुदाय के लोग हैं, ये एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में ये पेंटिंग बनाते हैं, गोंड पेंटिंग। ये देखो कहाँ पे मिलती है, ये जो ट्राइब है, ये जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये मेनली सेंट्रल इंडिया में जो हमारा जैसे महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, इस प्लेस में रहते हैं गोंड पीपल। तो ये पेंटिंग बनाते हैं, इनकी पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और जीआई टैग क्या होता है ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो जीआई टैग क्या होते हैं। तो जीआई टैग इसको मिल गया है गोंड पेंटिंग को, ये आपको याद रखना है। एक देखो किबिथु विलेज न्यूज़ में था, किबिथु, ये किबिथु विलेज कहाँ पे है, ये देखो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की अंजो डिस्ट्रिक्ट में है, अंजो डिस्ट्रिक्ट में है ये, अरुणाचल प्रदेश की अंजो डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ किबिथु विलेज में जो ट्राइब रहती है, मेजर ट्राइब, उसका नाम है मेयोर ट्राइब, ये उनकी जाति का नाम है मेयोर ट्राइब, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये किबिथु विलेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पश्चिम में, जैसे मान लो या आप इंडिया देख रहे हो, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न, पूरब में सबसे ईस्टर्न जो प्लेस है, वो सबसे ईस्टर्न प्लेस ये किबिथु विलेज ही है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये भी आपको याद रखना है इसमें। तो यही टॉपिक थे आज के।